नमस्कार दोस्तों, एलएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन जो सीरीज है इतिहास, भूगोल और सामान्य विज्ञान कर रहे हैं। ये आपकी इतिहास क्लास है। अगला जो चैप्टर है नए साम्राज्य और राज। नए साम्राज्य और राज। पहला प्रश्न देखो, हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त प्रथम का था, या समुद्रगुप्त, या चंद्रगुप्त द्वितीय, या श्रीगुप्त? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। जो हरिसेन था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ये व्याख्या दिया गया है कि हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है, जो अभिलेख है भैया, वो किसके काल के बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के, या चंद्रगुप्त प्रथम है, या समुद्रगुप्त द्वितीय है, या चंद्रगुप्त द्वितीय है, या समुद्रगुप्त है? प्रश्न नंबर 2 का नंबर डी हो जाएगा। जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख है वो समुद्रगुप्त के बारे में सूचना प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। इसकी हम लोग व्याख्या कर देते हैं। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। किसका? समुद्रगुप्त का। इसे लगभग 1700 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसे ही प्रयाग प्रशस्ति या समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कहा गया है। प्रशस्ति का अर्थ प्रशंसा होता है। क्या होता है भाई? प्रशस्ति का अर्थ प्रशंसा होता है। इसमें उसकी विजयों का वर्णन किया गया है। इसमें उसे ईश्वर के बराबर बताया, यानी कि जो ये आपका भैया है, जो आपका स्तंभ अभिलेख है, इसमें समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर बताया गया। उसकी भरपूर प्रशंसा इसमें उसकी की गई है। इसमें समुद्रगुप्त की योद्धा और उत्कृष्ट कवि के रूप में भी प्रशंसा की गई है। समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी राजा था। वह वीणा भी बजाता था। उसके इस गुण को सिक्कों पर भी दिखाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हरिसेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं उनकी प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है। प्रश्न नंबर 3 का, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के सभी 9 शासकों को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ये बात एकदम सत्य है। ये बात एकदम सत्य है। उसने दक्षिणापर्त के सभी 12 राज्यों शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। या समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश आंतरिक यानी जो आंतरिक घेरा समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। बाहरी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है? गलत है। ठीक है भाई, उसने दक्षिणापथ राज्यों को हराया था लेकिन अपने राज्य में उनको मिलाया नहीं था, उनसे कर वसूल करता था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। ए सी डी सही है परंतु बी गलत है, क्योंकि दक्षिणापथ के 12 राजाओं ने हारने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर शासन करने की अनुमति दे दी थी। भाई जीता तो था लेकिन उनको फिर से उनको वापस लौटा दिया था, उनसे कर वसूल किया करता था समुद्रगुप्त। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है, समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देशों में असम हो गया, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तरी पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये आंतरिक राज्यों के घेरे के रूप में समुद्रगुप्त के राज्य से लगे थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञा मानते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ये जो अन्य राज्य यानी देश थे। बाह्य इलाके संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह भी उनसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से किसके या किनके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी? यानी इनमें से किनके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है और चंद्रगुप्त द्वितीय है और कुमार गुप्त है। तो प्रश्न नंबर 4। ठीक, प्रश्न नंबर 4 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा ए बी आंसर। क्या केवल आपके 1 और 2 समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम ने
महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 का बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, समुद्रगुप्त और उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के दादा और परदादा का उल्लेख महाराज के रूप में ही मिलता है। किसके रूप में? सिर्फ महाराज के रूप में, महाराजा धीराजा के रूप में नहीं प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी थी जो लिच्छवी गण की थी। समुद्रगुप्त की जो माँ थी वो कुमार देवी थी जो लिच्छवी गण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, या चंद्रगुप्त द्वितीय को, या समुद्रगुप्त को, या कुमारगुप्त को? शक विजेता किसे कहा जाता है? तो जो शक विजेता उसे चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शासक रुद्र सिंह थर्ड जो को परास्त किया। इस विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए गए। कौन शैली के भैया? मालवा क्षेत्र पर व्याघ्र शैली के चांदी सिक्के चलाए गए थे। ये सिक्के उसी शकों पर विजय के सूचक हैं भाई। ठीक, यहाँ पर ध्यान देना, अंतिम शक शासक भी आपसे पूछा जा सकता है। रुद्र सिंह थर्ड कौन थे भाई? रुद्र सिंह ये थर्ड है। अगला है प्रश्न नंबर 6। कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? तो कालिदास समुद्रगुप्त हरिसेन रहता था। कौन सा? हरिसेन था। अशोक है या चंद्रगुप्त प्रथम है या चंद्रगुप्त द्वितीय? ठीक है, तो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ऑप्शन नंबर इसका 6 का हो जाएगा डी आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार विद्वानों से भरा रहता था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उसी के दरबार में थे। आर्यभट्ट भी और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। प्रश्न नंबर है 7। प्रश्न नंबर 7 देखो, प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? बाणभट्ट है वो किसका दरबारी कवि था, ये आपसे पूछा जा रहा है। भाई कुमारगुप्त का है, या स्कंदगुप्त है, या विष्णुगुप्त है, या हर्षवर्धन? ठीक है, तो बाणभट्ट वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 7 का सही आंसर। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी, जिससे हर्ष के शासनकाल और वंशावली का पता चलता है। हर्ष ने लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया भाई। 1400 वर्ष पूर्व हर्ष ने शासन किया था। अगला है प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन से हर्ष काल में भारत आया? इनमें से कौन से हर्ष काल में भारत आया था भाई? फायान, ह्वेनसांग, या मेगास्थनीज है, या डियोनिसिस है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सही आंसर? हर्ष के काल में भारत कौन आया था? तो हो जाएगा भाई ह्वेनसांग जो आया था वो हर्ष के शासन काल में आया था। इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर भी कर दीजिए सभी लोग। चलिए देखो, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग या स्वयं त्यानसांग भी कहा जाता है, हर्ष के काल में भारत आया था। वह काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में भी रहा है। उसने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण भी दिया है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका? पुलकेशिन फर्स्ट ने, या पुलकेशिन द्वितीय ने, और विक्रमादित्य फर्स्ट ने, या विक्रमादित्य द्वितीय ने? तो प्रश्न नंबर 9 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय के हाथों ये भैया हार भी गए थे सम्राट हर्ष। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। मगध और बंगाल को जीतकर हर्ष को पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उसने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10 है, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? जो कांचीपुरम थी निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? सातवाहन की राजधानी थी, या चालुक्य की राजधानी थी, या पल्लव की, या चोल की? प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में आप लोग क्या आंसर दे रहे हो भाई? कांचीपुरम निम्नलिखित किसकी राजधानी थी? ठीक है, तो कांचीपुरम जो राजधानी थी वो किसकी थी? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, पल्लवों की। किसकी? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी।
पल्लवों का राज कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11। चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ठीक है, कभी कांचीपुरम आपने देखा कि पल्लवों की राजधानी है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि चालुक्यों की राजधानी कौन थी? मदुरै, ऐहोल, महाबलीपुरम या वल्लभी। प्रश्न नंबर 11। ठीक है, तो चालुक्यों की राजधानी कौन थी भाई? ऐहोल। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चालुक्यों की राजधानी, पहली राजधानी ऐहोल, जो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित है। कहाँ था भैया स्थित था? चालुक्यों का जो शासन जो कर रहे थे वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। उनके राज्य क्षेत्र या क्षेत्र रायचूर दोआब कहलाता है। कौन सा दोआब? रायचूर दोआब के नाम से भी जाना जाता है। पुलकेशिन प्रथम के दौरान चालुक्यों की राजधानी बादामी स्थानांतरित की गई थी। पहले भैया ऐहोल थी, लेकिन पुलकेशिन प्रथम, जो शायद मैंने द्वितीय बोल दिया है, पुलकेशिन जो प्रथम थे उनके समय ये राजधानी उसको बादामी कर दिया गया था। बादामी को वातापी के रूप में भी जाना जाता है। जो बादामी थे उसको वातापी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 12। रविकीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? जो रविकीर्ति थे वो किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के थे, या चंद्रगुप्त प्रथम के, या पुलकेशिन द्वितीय के, या पुलकेशिन प्रथम या द्वितीय के? इनमें से आप लोग क्या आंसर दे रहे हो प्रश्न नंबर 12 में? रविकीर्त जो भैया था वो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। रविकीर्त पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उसके बारे में रविकीर्त द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उसकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। कितनी पीढ़ियों के बारे में? 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर, हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखो, दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक होते थे। ठीक है, प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होते थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के बारे में ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए और 3, 1 और 3 सही है। 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर भाई। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवांशिक होते थे, ये बात एकदम सत्य है। ठीक है, और ये 2 गलत है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर नहीं होते थे, ये गलत बात है। और कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करते थे, ये भी एकदम बात सत्य है। 1 और 3 यहाँ पर सत्य हो जाएगा। हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण पद आनुवांशिक बन गए तथा कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक बने, साथ ही उसे कुमारा मात भी बनाया गया था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई वो गांव थी, ना कि नगर। जो प्रशासन की प्राथमिक इकाई थी वो गांव थी। ठीक है, यहाँ पर नगर दिया गया था, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा भाई। अगला पॉइंट है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिसेन महादंड नायक है और कुमारा मात होने के साथ साथ संधि विग्राहिक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखो, प्रश्न नंबर 14 को आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा और इसको ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, चलो। नगर श्रेष्ठ, सार्थवाह, प्रथम पुलिक और कायस्थ, इनको आपको मिलान करना है। इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? ठीक है, तो नगर श्रेष्ठी थी, ये आपका मुख्य बैंकर, ए का हो जाएगा 3। अब ए का 3 किसमें भाई? ए का 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर। जो सार्थवाह था ये व्यापारियों काफिले का नेता था भाई। क्या है? व्यापारियों का जो काफिला था उसका नेता था सार्थवाह। बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा भैया 4। प्रथम कुलिक वो मुख्य शिल्पकार था, और जो कायस्थ था ये था लिप्को के प्रधान। लिप्को के प्रधान
चूंकि 14 हो जाएगा सी आंसर करेक्ट। चलो देखो यहाँ पर दिया गया है कि नगर श्रेष्ठ मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होता था। नगर श्रेष्ठी भी श्रेष्ठियों के जो श्रेष्ठी थी है ना, ये अलग अलग व्यापार करने वाली भी श्रेष्ठियां थी, बैंकर भी थे। सार्थवा व्यापारियों के काफिले का नेता होता था। प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ लिपिकों के प्रधान होते थे। इन सभी का दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल में स्थानीय प्रशासन में बहुत बोलबाला था भाई, इन सभियों का। अगला है प्रश्न नंबर 15। पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को सहायता देते थे, सामंत जो थे। ठीक है, बात एकदम सत्य लग रही भाई। 15। चलो देखते हैं हम लोग आखिर पूछा क्या गया है। अच्छा, कौन कौन सी बातें सही हैं ये पूछा गया था भाई। एक तो एकदम सत्य है भाई, इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, ये भी बात सत्य है भाई। जहां शासक दुर्बल होते थे वे ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे, ये भी बात सत्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 15 का डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्याख्या दी गई, देखो आंसर भी दिया गया इसका। उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। पूर्व मध्यकाल में सामंतों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनसे कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के हथियार भी जुटाते थे। अगला है प्रश्न नंबर 16। दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था, उर ग्राम सभा थी, और नगरम शिल्पकारों का संगठन। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जाएगा सी आंसर। केवल सभा जो थी ब्राह्मण भूस्वाम्य संगठन, बिल्कुल बात सत्य है। और उर ग्राम सभा भी थी। 1 और 2 सही है, 3 गलत है। क्यों गलत है इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। पल्लव अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। उनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों को देख रेख आदि के काम करती थी। जिन क्षेत्रों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। जो नगरम था वो व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें बहुत सी स्थानीय भाषाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। जो स्थानीय सभाएं थी वो शताब्दियों तक काम करती रहीं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। अभिज्ञान संतुलम निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध नाटक है भाई। ठीक है, अभिज्ञान जो संतुलम है ये बार बार पूछी जाती है, तो ये आपकी कालिदास है। किसकी है? कालिदास की। ठीक है, तो कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अब ये है क्या भाई? ये नाटक है। नाटक अभिज्ञान संतुलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। ठीक है, कौन कौन है? दुष्यंत नामक एक राजा था और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी के बारे में अभिज्ञान संतुलम में दिया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 18। देखो, कालिदास के नाटकों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालिदास के नाटकों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कालिदास है अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। कालिदास के नाटकों की रोचक विशेषता यह है कि इन नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को प्राकृतक बोलते हुए, जबकि अन्य लोग तथा महिलाओं को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। प्रयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल एक सही है भाई, 2 गलत है भाई, 2 गलत है। ये उसका उल्टा दे दिया भाई, है ना। जो ऑप्शन नंबर 2 है उसका उल्टा दे दिया है, केवल एक सही है। हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या, आखिर व्याख्या में क्या दिया गया है। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
ठीक है, देखो कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया। भाई देखो उल्टा दे दिया गया था ना, वहां पर लोगों को संस्कृत बोलते हैं, महिलाओं को, लेकिन जो वो राजा और ब्राह्मण थे संस्कृत बोलते थे, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतिक भाषा बोलते हुए दिखाए गए हैं। अगला है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। अच्छा, अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस महाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इन नए धर्म को भी ले आए। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ए, बी, सी या डी। ठीक है, तो ये तीनों ही बातें क्या हैं, सत्य हैं। ये तीनों ही बातें सत्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा भाई, इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, इसकी व्याख्या देख लो। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। पैगंबर मोहम्मद द्वारा इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत लगभग 1400 वर्ष पूर्व की थी, जो 100 सालों के दौरान उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अतः वे इस महाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे। इसी आवागमन के क्रम में वे अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। अगला चैप्टर देखो, अगला चैप्टर प्रश्न चैप्टर नंबर 12 है, इमारतें, चित्र और किताबें। इमारतें, चित्र और किताबें, इसका पहला प्रश्न है, लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने मेहरौली के लौह स्तंभ में आज एक जंग नहीं लगी है। यह अद्भुत लौह स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ है, ये दिल्ली में जो मेहरौली का लौह स्तंभ ये दिल्ली में स्थित है, जो आज भी जंग रहित है। ठीक है, मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इस पर खुदे अभिलेख से इसके बनने के समय की जानकारी मिलती है। इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। चंद्र, ठीक है, तो भाई चंद्रगुप्त तो होंगे नहीं भाई, चंद्र नामक। ठीक, तो इसमें ये चंद्र सिर्फ चंद्र दिया गया है। अब ये नहीं दिया गया कि भाई ये कौन थे राजा थे, जो चंद्र नामक एक शासक का जिक्र सिर्फ किया गया है, ये बात ध्यान देना। तो संभवतः मान जाता है कि गुप्त शासक कोई रहा होगा। ठीक, कुछ बुकों में इसको चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का नाम दिया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 2, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूपों में सजावट के लिए रखा जाने वाला गोला धातु का डिब्बा धातु मंजूषा कहलाता है। स्तूपों को चारों ओर प्रतिमा बने वृत्ताकार पथ प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। प्रदक्षिणा पथ को रोलिंग से घेर दिया जाता है, जिसे वेदिका कहते हैं। इनमें से क्या हो जाएगा भैया, गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 का बी आंसर गलत। स्तूपों में सजावट के लिए रखा जाने वाला धातु का डिब्बा धातु मंजूषा नहीं कहलाता। ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत, आपको ही बताना था। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 2 की व्याख्या देखो, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप आकार में कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे होते हैं। सभी स्तूपों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज एक डिब्बे में रखी जाती थी। इस धातु को मंजूषा कहते थे। स्तूप प्राय इन्हीं धातु मंजूषा के ऊपर रखी टीला होता था। बाद में टीलों के ईंटों को ढक दिया जाता है। बाद में इस प्रकार को मुदादार ढाल तराशे गए पत्थरों को ढक दिया जाता है। बी क्या गलत है, अन्य सभी कथन आपके सत्य हो जाएंगे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रोलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। उदाहरण देख लो, अमरावती से प्राप्त स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। स्तूप निर्माण में राजा के अलावा व्यापारी, कृषक, श्रमिक भी योगदान देते थे,
जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश यानी द्वार को तोरण को बनवाने का एक खर्च दिया गया था, ये भी उल्लेख किया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखो, पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप होता था। मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग एकत्र होते थे। गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो 3 में क्या हो जाएगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 बार। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा भाई? सी आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, देखो मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो वो गर्भगृह होता था जहां मुख्य देवी देवताओं विष्णु शिव दुर्गा आदि को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। गर्भगृह को पवित्र स्थान दिखाने के लिए अक्सर उसके ऊपर शिखर बनाए जाते थे। उदाहरण के लिए भीतर गांव के मंदिर है ना, भीतर गांव का मंदिर, अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठे होते थे। जो मंडप था ये एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठे होते थे। ये पॉइंट आपको ध्यान देना। आरंभिक हिंदू मंदिरों में भीतर गांव के मंदिर लगभग 1500 वर्ष पूर्व में महाबलीपुरम के एकाम्पक मंदिर, एहोल का दुर्गा मंदिर आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। एकाश्म मंदिरों की विशेषता है कि इन्हें एक विशाल शिलाखंड को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया जाता था। एकाश्म मंदिर की विशेषता ध्यान देना, एकाश्म मंदिर की विशेषता थी कि एक ही विशाल शिलाखंड को यानी पत्थर को ऊपर से नीचे की ओर, कहां से ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया जाता था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। अच्छा, इनमें पूजा पद्धतियों के साथ साथ संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। ये भी बात सत्य है भाई, दोनों बात सत्य है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे उन्हें सब सुन और समझ सके। ये भी बात सत्य है। आपको गलत कथन बताना था तो देखते हैं हम लोग डी में क्या दिया गया है, तो डी हो जाएगा आपको गलत। क्यों? हाँ, स्त्रियां तथा शूद्र उन्हें जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे पुराणों को भी नहीं सुन सकते थे। नहीं भाई, पुराणों को सुन सकते थे, ये बात गलत है। आपको गलत ही बताना था क्योंकि जो स्त्रियां और शूद्र थी उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराणों को सुन सकते थे। भाई क्या सुन सकते थे? पुराणों का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है। ये पूर्व मध्यकाल में लिखे गए। कब लिखे गए? ये पूर्व मध्यकाल में लिखे गए हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है? ठीक है, व्यास, उग्रसवा, लोमर्स और मंखक। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा डी, मंखक। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही आंसर। व्यास, उग्रसवा और लोमर्स यहाँ है लेकिन मंखक नहीं है। पुराणों की टोटल संख्या 18 है, परंतु मत्स्य पुराण में लिखा गया है कि पहले पुराण एक ही था, उसी से अन्य सभी पुराण निकले। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ब्राह्मण पुराण के अनुसार वेदव्यास ने पुराण संहिता का संकलन किया है। विष्णु पुराण से पता चलता है कि व्यास ने अपनी पुराण संहिता अपने शिष्य लोमर्स को दी थी। उग्रसवा लोमर्स के पुत्र, उग्रसवा थे वो लोमर्स के पुत्र थे। ये सभी पुराणों के संकलन से जुड़े हुए हैं। मंखक कश्मीर के एक संस्कृत महाकवि था। कौन था भाई? जो मंखक था वो कश्मीर के एक संस्कृत महाकवि थे। श्री कंठचरित महाकाव्य तथा मंख कोश इनकी रचनाएं हैं। मंख कोश और श्री कंठचरित महाकाव्य इसकी रचनाएं हैं। पुराणों के संकलनकर्ताओं में से एक व्यास द्वारा एक ही महाभारत का संकलन किया गया था। ठीक है, वेद जो व्यास भैया द्वारा महाभारत का संकलन किया गया था, ये पॉइंट भी ध्यान देना है। महाभारत का जो लेखन कार्य है वो 1500 वर्ष पूर्व किया गया। अगला है प्रश्न नंबर 6। आर्यभट्टी के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से
किससे या किनसे संबंधित है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ज्योतिष थे या गणितज्ञ थे या खगोल थे? नीचे दिए गए कथनों का सही उत्तर का चयन कीजिए। जो कथन दिए गए हैं आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो भाई जो आर्यभट्ट थे ये तीनों से संबंधित थे भाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी है। और भारत का जो प्रथम जो आपका सैटेलाइट है, कृत्रिम सैटेलाइट है, वो आर्यभट्ट के नाम से ही छोड़ा गया था 1975 में भैया, रूस के सहयोग से। ठीक है। एक महान ज्योतिषविद भी थे उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। ये पहले आर्यभट्ट ने ही बता दिया था। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया है। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की विधि भी ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। प्रश्न नंबर 7, शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति पहले यूरोपीय द्वारा अपनाई गई और उसके बाद पूरे अरब में फैल गई। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर। केवल 1 और 3 सत्य है, 2 गलत है। ठीक है, 7 हो जाएगा बी आंसर। क्यों गलत है इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कथन 1 और 3 सही है परंतु 2 गलत है, क्योंकि गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई थी, तब यूरोप में फैल गई। पहले अरब अपनाए थे, फिर यूरोप में फैली। अन्य अंकों का प्रयोग पहले से होता था शून्य के अतिरिक्त। अगला है प्रश्न नंबर 8, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ मिलान करना। इसे इधर है काव्य, इधर है उसके रचनाकार। इधर काव्य दिया हुआ है, रचनाकार शिल्प का दिरम है, मणिमेखले, मेघदूतम, रामायण। ठीक है, तो मुझे लगता है इसका आंसर आप लोग दे दोगे भाई। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 का क्या हो जाएगा सही आंसर? ठीक है, तो शिल्प का दम जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इलांगो। ठीक है, मेघदूतम, मेघदूतम कालिदास हो जाएगा भाई, सी का 3 हो जाएगा। और रामायण वाल्मीकि हो जाएगा। और मणिमेखलाई वो शीतलय सतनार, क्या है मणिमेखलाई शीतलय सतनार हो जाएगा इसका सही आंसर। शिल्पकादिरम एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना इलांगो द्वारा लगभग 1800 वर्ष पूर्व किया गया था। इनमें कोलन नामक व्यापारी की कहानी जो एक पुहार में रहता था, इसमें कोलन नामक व्यापारी की कहानी है जो पुहार में रहता था। अगला पॉइंट है मणिमेखलय। मणिमेखलय नामक महाकाव्य तमिल के एक व्यापारी शीतले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोलन तथा माधवी की बेटी की कहानी दी गई है। प्रसिद्ध गीत काव्य मेघदूतम कालिदास द्वारा रचित है। इसमें एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। कालिदास अपनी रचनाएं संस्कृत में लिखते थे। प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य रामायण के रचनाकार वाल्मीकि हैं। इसमें कौशल के राजकुमार राम की कथा यह वर्णित है। कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? तो कागज का आविष्कार जो हुआ था वो चीन में किया गया। ठीक है, कागज का आविष्कार लगभग 1900 वर्ष पूर्व चीन में लून नाम के व्यक्ति ने किया। किस नाम के? लून नाम के व्यक्ति ने किया था। लगभग 1400 वर्ष पूर्व यह तकनीकी कोरिया तक पहुंची। कहाँ तक? देखो, चुराया था भाई चीन ने आविष्कार किया था लेकिन बताया नहीं था। ये कहाँ पहुंच गई? 1400 वर्ष पूर्व तो कोरिया पहुंची। इसके तुरंत बाद ही जापान फैल गई। लगभग 1800 वर्ष पूर्व यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी बगदाद से ही आई है। तो ये थे आज की इंपॉर्टेंट भैया प्रश्न। हम लोग अब देखेंगे अगला जो है प्राचीन भारत संबंध में। ठीक है, तो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।